ये हो, पोर्ट कासिम हो, रेलवे हो, वापडा हो या इस किस्म के और बड़े कौमी इदारे हों, उनके मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना खुद से नहीं कर सकती। इन इदारों के मुतल्लिक जो भी फ़ैसला करना होगा उसके लिए इनको CCI का इजलास बुलाना चाहिए और CCI के इजलास में उस पर बात करके फिर कोई फ़ैसला करना है, इसलिए कि ये कौमी इदारे हैं और इन कौमी इदारों में तमाम सूबों का हक शामिल है, हिस्सा शामिल है और सूबों की मर्ज़ी और मुशावरत के बग़ैर इन इदारों के मुतल्लिक, इन इदारों में काम करने वाले लाखों मुलाजमीन की किस्मत के मुतालिक कोई नाअहल, नालायक और सेलेक्टेड कैबिनेट जो है वो ये फ़ैसले नहीं कर सकती है। स्टील मिल के मुतालिक आपको याद होगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इस स्टील मिल पर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, जो माफियाज हैं उनकी नज़रें हैं। वो स्टील मिल से ज़्यादा स्टील मिल की जो ज़मीन है उस पर इनकी नज़रें हैं, वो इसको हड़प करना चाहते हैं। कुछ लोग ये बात बार बार कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी के दौर से पहले स्टील मिल मुनाफे में थी और पीपल्स पार्टी आई उसके बाद ये खसारे में चली गई और उसके बाद ये बर्बाद हो गई और तबाह हो गई। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ, जो लोग इकोनॉमी को पढ़ते हैं, समझते हैं, दुनिया की इकोनॉमी को देखते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई तो उस वक्त एक बैनुल अक़वामी रिसेशन था। पूरी दुनिया में मईशतें तबाह हो रही थी, नीचे आ रही थी और कोई तरक्की नहीं हो रही थी बड़े बड़े ममालिक में। और यहाँ तक हुआ कि अमेरिका ने ख़ुद अपनी तरफ से प्राइवेट इदारों को पैसे दिए ताकि वो चलें, और उस रिसेशन में जो सबसे ज़्यादा सेक्टर मुतासर हुआ वो स्टील का सेक्टर था। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जो बड़े बड़े स्टील का काम करने वाले लोग थे उस रिसेशन की वजह से वो तबाह हो गए, वो कारोबार ख़राब हो गए। जो बड़ी बड़ी स्टील मिल्स थी वो खसारे में आ गई थी उस वक्त। तो पाकिस्तान की स्टील मिल कोई अलग अनोखी चीज़ नहीं थी। तो उन वजूहात की बिना पर स्टील मिल ज़रूर खसारे में आई, लेकिन वो चलती रही, मुलाजिम काम करते रहे, लोगों को नौकरियां मिलती रहीं। नवाज शरीफ के दौर में फिर ये चूँकि इकोनॉमी जो है दुनिया में बेहतर हुई तो हालात बेहतर होना शुरू हुए। स्टील मिल ने गालिबन कोई 64 या 65% के करीब जो प्रोडक्शन थी उस तक ये पहुंच गए थे और ये ब्रेक इवन पे थे, खसारे में नहीं थे। लेकिन अचानक इसकी गैस जो है वो मुनक़ता कर दी गई। अब एक इदारा जिसको चलने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए गैस ज़रूरी है, उसकी गैस बंद कर दी गई, उसकी सांस बंद कर दी गई, उसकी सांस रोक दी गई, तो ज़ाहिर है कि स्टील मिल ने बंद होना ही था। और उस वक्त से लेके आज तक स्टील मिल का जो उस वक्त गैस का बिल बता रहे थे, शायद 17 अरब रुपए कोई कह रहे थे कि सुई सदन गैस कंपनी का था। 17 अरब की वजह से वो गैस स्टील मिल बंद हुई और उस स्टील मिल को बंद करने के बाद कोई 50 अरब रुपए तो ये मुख्तलिफ वक्तों में तनख्वाहों के लिए लोगों को देते रहे। वो स्टील मिल अगर चलती रहती तो शायद ये 50 अरब भी उनको ना देने पड़ते। जो खसारा है वो अब ये खुद कहते हैं कि 200 अरब से ऊपर चला गया। भाई इसलिए चला गया कि आपने उसको बंद कर दिया। अगर ये चल रही होती तो ये खसारे में नहीं जाती। अब ये जो PTI की नालायक, नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत है, जो अपनी किसी कही हुई बात पर स्टैंड नहीं करती और जो बात ये कहते हैं हमें तो खौफ आता है, फिर काम उल्टा हो जाता है। इन्होंने ये कहा कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इन तमाम बड़े कौमी इदारों को रिवाइव करेंगे और हम प्रोफेशनल किस्म की जो है वो मैनेजमेंट लेकर आएंगे और हमारे पास प्लान्स तैयार हैं। और कभी कहा कि रज़ाक दाऊद कुछ कर रहा है, कभी असद उमर साहब कुछ कर रहे थे, कभी कोई और कुछ कर रहा था और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में इन इदारों को ज़िंदा करने की कोशिशें बकौल इनके करते रहे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज इनकी हुकूमत को तकरीबन 2.5 बरस होने को आए, ये कोई एक चीज़ बताएं कि इन्होंने, अभी मैं चूँकि स्टील मिल की बात कर रहा हूँ, सब पे इसको नाफिज कर सकते हैं आप, इस मेरी बात को लागू कर सकते हैं कि स्टील मिल को चलाने के लिए कोई एक कोशिश, कोई एक काविश, कोई एक एफर्ट, कोई एक कदम ये बताएं जो उन्होंने उठाया हो कि जी हमने ये काम किया था स्टील मिल को चलाने के लिए और हम नाकाम हो गए। इन्होंने उसकी गैस तक बहाल नहीं की। अब मुझे कल किसी ने खबर भेजी है, पता नहीं सही है कि गलत है, कि लोगों को निकालने के बाद
वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि हम सुई सदर्न गैस कंपनी को जो गैस का बिल था वो दे दें ताकि इसका गैस जो है वो बहाल हो जाए। ये हमारी इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि स्टील मिल से लोगों को निकालने का मकसद खसारा नहीं है। स्टील मिल से मजदूरों को निकालने का मकसद ये अपने किसी चहीते को, अपने किसी एटीएम को, अपने किसी इन्वेस्टर को ये देना चाहते हैं ताकि जो लोग इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से जो है वो ये अकोमोडेट करें। मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ, कानून के मुताबिक जो ज़मीन है स्टील मिल की वो सूबा सिंध की मिल्कियत है। सूबा सिंध की हुकूमत ने ये ज़मीन स्टील मिल को स्टील मिल लगाने और चलाने के लिए दी थी। अगर स्टील मिल को ये अपने किसी प्यारे को देंगे, अपने किसी एटीएम को देंगे, तो सिंध हुकूमत के पास ये हक है कि हम अपनी ज़मीन पर दोबारा से कब्ज़ा करें और वो ज़मीन इनसे हम ले लें, और हम लेंगे ज़रूरत पड़ी तो। हम किसी को स्टील मिल की ज़मीन इस तरह से हड़प करने नहीं देंगे। उस पर हम इनको खतूत भी लिखेंगे, हम इस पर जो भी आइनी और कानूनी तरीका है वो इख्तियार भी करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक ख़त भी लिखा था आज से कुछ बरस पहले जब PMLN की हुकूमत थी कि हम स्टील मिल को चलाना चाहते हैं, और उससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी तब भी हमने रशिया के साथ एक MOU साइन किया था जिसके ज़रिए पाकिस्तान स्टील मिल की एक्सपेंशन होनी थी, और इसको ज़ाहिर दुनिया तरक्की कर गई थी तो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक स्टील मिल के नए प्लांट्स भी लगने थे। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद वो मंसूबा जो है वो ख़त्म कर दिया गया और रशिया के साथ वो काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन सिंध हुकूमत ये समझती है कि हम ना सिर्फ स्टील मिल को टेक ओवर कर सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, बल्कि हम इसको चला भी सकते हैं और इसको प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं, और हम इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं। मैं इस चीज़ में सिर्फ एक और आपको बता दूं कि स्टील मिल के जो असासे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन अंदाज़ा है कि अगर 19,000 एकड़ ज़मीन 19,000 एकड़ ज़मीन जो स्टील मिल की है, सिर्फ हम उसकी कीमत लगाएं तो ये हज़ारों अरब रुपए बनती है, हज़ारों अरब रुपए। अब ये अगर अपने किसी प्यारे को देंगे जो बार बार कहते हैं इतने खसारे में मुफ्त में दे दें, 1 रुपये में दे दें, हम इतने पैसे लगा रहे होते हैं, इतने लगा रहे होते हैं, सारा ड्रामा है। ये कहानियाँ कौम को सुनाकर ये रास्ता बनाते हैं ताकि किसी को दे के जान छोड़ो और कहें जी हमने तो 200 अरब का खसारा अपने सर से उतार दिया है। लेकिन असल में हज़ारों अरब रुपए की जो ज़मीन है, जो एसेट्स हैं, वो किसी को देने की कोशिशें हैं जो हम किसी तौर पर जी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं असद उमर साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मेरे साथ बैठे हुए स्टील मिल के मुलाजिम भी इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उनका एक वो जो एक तकरीर थी उसकी वीडियो बनी और उन्होंने ख़ुद कहा कि इसको रिकॉर्ड करो और फिर मुझे दिखाना, मुझे शर्म दिलाना, मुझे याद कराना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ अगर PTI की हुकूमत ने ज़्यादती की तो मैं हुकूमत के साथ नहीं, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। ये तकरीर मेरी नहीं है, ये तकरीर मुराद अली शाह की नहीं है, ये तकरीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नहीं है, ये तकरीर इस हुकूमत में बैठे हुए एक वज़ीर की है जिसको लोग डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत ही वो चला रहा है, जो इस हुकूमत का अरस्तू है, आइंस्टाइन है, जो इनका दिमाग है, जो इनका ब्रेन है, उस आदमी की ये तकरीर है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, वजारत से ज़्यादा इज़्ज़त अजीज़ होनी चाहिए लोगों को। अगर तो आपको वजारत छोड़नी है तो वजारत छोड़ें, स्टील मिल के लोगों के साथ खड़े हों, आपकी लोगों में और आवाम में इज़्ज़त बढ़ेगी। सिर्फ कैबिनेट में कोई बात कर देना काफ़ी नहीं है। दूसरी मेरी गुजारिश है MQM के साथ। MQM ने एक बयान दिया, मैंने सुना था कि वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। आप कैबिनेट में बैठे हैं, जिस कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि हम 9,000 से ज़ायद लोगों को निकालेंगे, उस कैबिनेट में MQM के वज़ीर मौजूद थे। मेरी गुजारिश इतनी है कि अगर आप इन मज़दूरों के साथ हैं, इन कराची के लोगों के साथ हैं, तो फिर आप या तो वजारत से इस्तीफ़ा दें, उसकी मुखालफत करें, इन मज़दूरों के साथ खड़े हों। सिर्फ ये कह देना कि हम आपके साथ हैं काफ़ी नहीं है।
आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप हुकूमत में शामिल हैं। जीडीए इस हुकूमत का हिस्सा है। मेरा जीडीए से सवाल है कि सूबा सिंध के लोग, कराची के लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। आप उस काबीना का हिस्सा कैसे हैं जहां बैठकर ये फैसला हुआ कि स्टील मिल के 10,000 के करीब लोगों को मुलाजमतों से हम निकालेंगे? जीडीए का मौक़िफ़ इस पर क्या है? काबीना के अंदर बैठकर सिर्फ बातें करना काफ़ी नहीं है। आपके अंदर अगर शर्म है, अगर लोगों की हमदर्दी है, लोगों का एहसास है, तो आप रिज़ाइन करें, इस हुकूमत को छोड़ें और इन बरतरफ मुलाजमीन के साथ आकर खड़े हों। मेरा सवाल एमक्यूएम से दोबारा है कि पीआईए से भी ये लोगों को निकालने का प्लान बना रहे हैं। पीआईए से कराची के लोग जो कराची में नौकरी कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने किया और दोबारा कर रहे हैं, कि कराची से लोगों के तबादले इस्लामाबाद किए गए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को इतना तंग करो कि ये लोग नौकरियां छोड़ दें, अब अगर कराची के शहरियों के हुकूक की दावेदार बनने वाली एमक्यूएम ये समझती है कि कराची के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, अगर वो समझते हैं कि कराची से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कोई इशू नहीं है तो ठीक है। अगर वो ये समझते हैं कि कराची के लोगों को नौकरियों से निकालना कोई इशू नहीं है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, लोगों के घरों के चूल्हे बुझाए जा रहे हैं, तो मैं एमक्यूएम से भी मुतालबा करता हूँ कि वो इन लोगों के साथ खड़ी हो, कैबिनेट में बात करे। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, फैसले तब्दील नहीं होते हैं, तो फिर उनको हुकूमत छोड़नी चाहिए। ऐसी हुकूमत के साथ खड़े होकर कि जो लोगों का, जो ख़ास तौर पे कराची के, सूबा सिंध के लोगों के चूल्हे बुझा रही हो, उनका मुआशी कत्लेआम कर रही हो, जिन्होंने पीटीवी से लोग निकाले, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान से लोग निकाले, जिन्होंने पीटीडीसी से लोग निकाले, जिनकी जो मुआशी पॉलिसी की बर्बादी की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, उस हुकूमत के साथ खड़े होकर पता नहीं किसको मजबूत करना चाहते हैं। ये इमरान खान की जो हर सुई उल्टी चलती है। इसने कहा करोड़ों नौकरियां दूंगा, ये नौकरियां करोड़ तो नहीं दी, बेरोजगारी की तरफ ये जाना शुरू हो गए। पता नहीं बेरोजगार कोई 40-50 लाख इसकी मुआशी पॉलिसी से हो गए थे। इसने कहा था 50 लाख घर दूंगा, अभी तो किसी को नहीं मिला 2.5 साल में। लेकिन घर टूटना जो है वो ज़रूर शुरू हो गए, तो ये सुई भी इसकी उल्टी चल रही है। तो हम ये समझते हैं कि इस किस्म के कोई भी फैसले जिससे लोग बेरोज़गार हों, लोगों की नौकरियां जाएं, लोग तंग हों, लोग परेशान हों, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं बतौर मिनिस्टर ये कह रहा हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल के मज़दूरों के मसले को संजीदगी से नहीं लिया, उनके मसले को हल नहीं किया, हमारी जो कोशिशें होनी हैं, जो हम एफ़र्ट्स करेंगे, उसको संजीदा नहीं लिया, तो मैं इन बरतरफ मुलाजिमीन के साथ खाऊँगा। और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये प्रोटेस्ट ना करें, ये लोगों को तकलीफ़ में ना डालें। लेकिन जब लोगों के घरों के चूल्हे बुझेंगे, लोगों के बच्चे स्कूलों से निकलेंगे और ये बेचारे तो वहाँ रहते भी स्टील टाउन के घरों में हैं, अगर इनसे घर छीने जाएंगे, इनको बेघर किया जाएगा, तो मैं किस मुंह से, सिंध हुकूमत किस मुंह से इनको ये कहेगी कि आप एहतजाज मत करें, आप प्रोटेस्ट मत करें, आप सड़कों पर मत आएँ? ये हम नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि बदअमनी ना फैले, हमारे सूबे में, हमारे शहर में ऐसे सूरत हाल पैदा ना हो। हम बैठकर बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल कर लें। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो फिर जाहिर है कि हमारे पास भी ये रास्ता रह जाता है कि हम इन मजलूमों के साथ खड़े हो जाएं। पहले अब आप करें, फिर आप करें। मेरा ख्याल है कि मैंने जो 2-3 बातें कही हैं वो काफ़ी, अगर आप उसको फिर दोहरा देता हूँ मुख्तसरन। हमने कमेटी बनाई चीफ मिनिस्टर साहब ने कि हम वफाकी हुकूमत से रब्ता करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। मैंने ये कहा कि हम स्टील मिल की ज़मीन इनको हथियाने नहीं देंगे, वाज़े तौर पर कहा है कि हथियाने नहीं देंगे। मैंने ये कहा कि अगर उन्होंने मसला हल नहीं किया तो हम इनके साथ हैं। तो मुकदमा तो छोटी चीज़ है, अगर करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। एक मिनट, ये वकास यार, अभी तो लोग निकले नौकरियों से,
ये जो आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये सवाल उसी तरह का है जिस तरह फिरदौस आशिक आवान करती हैं या फयाज चौहान करता है कि बात इधर की है तो लेके उधर चले जाते हैं। भाई अगर किसी ने कोई गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, किसने रोका है? लेकिन ये क्या बात थी कि 4,500 लोग निकाल दें और आप कहें जी फलां आदमी ऐसा है। और भाई फलां जैसा है वैसा है, पहले बात करो 4,500 लोगों की। आसिफ साहब, देखें सिंध हुकूमत और सिंध कैबिनेट वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि आइलैंड्स के मुतल्लिक वफाकी हुकूमत का जो ऑर्डिनेंस है वो गैर आइनी है और हम उसको मुस्तरद करते हैं, हम उसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त तक वफाकी हुकूमत जो भी इकदाम कर रही है आइलैंड्स पर कब्ज़ा करने के लिए, वो सिंध की ज़मीन पर कब्ज़ा है। हम किसी तौर पर उसको नहीं कबूल करेंगे और हम इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ अमली जदोजहद करेंगे बल्कि जो कानूनी और आइनी रास्ते हैं वो भी हम इख्तियार कर रहे हैं। कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करने के लिए करारदादें जमा कराई हुई हैं। एक देखें, निजकारी पे जितना मैंने काम किया है इस मुल्क में या जितनी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, शायद हो सकता है आपके पास इल्म हो, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा इल्म होगा शायद। मैं चैलेंज करता हूँ इस हुकूमत को या किसी भी शख्स को जो समझता है कि निजकारी मसलों का हल है। आपको पता है इस मुल्क के कितने इदारे प्राइवेटाइज हुए हैं? अभी तक आपको पता है? नहीं पता होगा। देखें, जो प्राइवेटाइजेशन जब शुरू की गई तो कहा यह गया कि जनाब चूँकि ये इदारे खसारे में हैं, हम ये इदारा बेचेंगे और इस इदारे से जो पैसे आएंगे उससे इस मुल्क के ऊपर जो बैनुल अक़वामी कर्जा है उस कर्जे को हम उतारेंगे और कुछ पैसे जो है वो डेवलपमेंट पे हम खर्च करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई आज से 30 बरस पहले। 30 बरस पहले पाकिस्तान पे कितना कर्जा था और आज पाकिस्तान पे कितना कर्जा है? 30 बरस में जो इदारे बेच दिए गए हैं उन इदारों के कितने पैसे मिले हैं पाकिस्तान को, वफाक को, हुकूमत को, और उन इदारों की मालियत कितनी बनती है? आप हैरान हो जाएंगे। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि इस मुल्क की तारीख में अगर सबसे बड़ी कोई डकैती हुई है ना वो प्राइवेटाइजेशन है। कभी कोई तहकीकात तो करे इसकी। मैं तो कहता हूँ कि भाई आप इस बात की तहकीकात करें, ये साबित कर दें कि प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क के लिए बहुत अच्छी है। मैं सबसे पहले आपका हामी हो जाऊँगा, लेकिन पहले कोई काम तो करे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी वफाकी हुकूमत के पास ये तक उनको नहीं पता कि जो इदारे हमने बेचे हैं उनकी हालत क्या है। आप इदारे को प्राइवेटाइज इसलिए करते हैं ना कि हमसे नहीं चल रहा, किसी को देंगे तो चला लेगा। तो भाई चलना चाहिए ना उसको। मुझे ये बताइए कि जितने इदारे प्राइवेटाइज हुए थे उसमें से कितने फीसद चल रहे हैं और कितने फीसद मुनाफे में चल रहे हैं? तो बताएं तो सही। भाई मेरे, तबाही है प्राइवेटाइजेशन। देखें, एक चीज़ जिसकी मैं हिमायत करता हूँ, जो इमरान खान ने भी बात कही थी ना, समझ में आती है। भाई आपने सरकारी अफसर को लगाया हेड, उसका नहीं चला, आप बेस्ट प्राइवेट मैनेजमेंट लेकर आ जाओ ना, आप चलाओ, उसके हवाले करो, वो चलाए। ये जो मिल्कियत है, हुकूमत की मिल्कियत, रियासत की जो मिल्कियत है, वो किसी को दे देना ये हल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन नाकाम है इस मुल्क में। अगर कोई मिसाल देता है, कोई एमसीबी की मिसाल देता है, ये एमसीबी मिसाल है, और भाई उस पर तहकीकात तो करो ना। इस मुल्क की प्राइवेटाइजेशन की जो सबसे बड़ी डकैती है उसमें सबसे बड़ी डकैती एमसीबी की डकैती है। नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक फहरिस्त जमा कराई कि मेगा करप्शन केसेस की जो फहरिस्त जमा कराई उसमें एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन शामिल है। मियां मनशा गवर्नर स्टेट बैंक के इधर बैठ के बाजू में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है गवर्नर स्टेट बैंक। ये सब
इनसे कोई नहीं पूछेगा। स्टील मिल खराब चल रही है, ये मजदूर जिम्मेदार है, इनको नौकरी से निकाल दो। अच्छी चल रही है तो जो जो, जो चेयरमैन लगा है वो अच्छी चला रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। आपकी जब हुकूमत थी आपने 5 साल में स्टील मिल के लिए क्या किया? 5 साल के दौरान ये मजदूर तनख्वाहें भी लेते रहे, आप कह रहे हैं कि बहरान भी था। स्टील मिल 6 साल से बंद है तकरीबन, तो 6 साल से तनख्वाह ले रहे थे, कभी स्टील मिल चलाने के लिए एहतजाज कर लेते, आप भी आवाज़ उठा देते कि स्टील मिल को चला लो। आज आप सब एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया। मेरे भाई आपकी याददाश्त ठीक नहीं है। ये मेरी अपनी भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है स्टील मिल पे। मैं भी कोई 4 5 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर चुका हूँ, बाकी ये तो पता नहीं कितनी इन्होंने की होंगी जो स्टील मिल के मुलाजमीन हैं। यही तो हमारा सवाल है कि अगर स्टील मिल 6 साल से बंद थी तो कसूर इन मुलाजमीन का था क्या? और भाई जिसने बंद किया उसको लटकाओ, जिसने गलत फैसले किए उसको सजा दो। ये जो नैब अक्सर वो करता ना ड्रामा कि जी वो क्या कहते हैं सरकारी खजाने को इतने अरब रुपए का नुकसान पहुंच गया, उसके मुताबिक जाके रेफरेंसेस बन जाते हैं। स्टील मिल को बंद करने से, इसके ऊपर मजीद अरबों रुपए लगाने से जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे तवक्को नहीं है नैब से कोई कि नैब इस पर कोई काम करेगा, इसलिए कि अगर अपोजिशन का कोई आदमी होता तो वो लटका हुआ होता, लेकिन अगर हुकूमत मुलविस है तो नैब इस पर कुछ नहीं करेगी। तो अगर 6 साल स्टील मिल बंद रही है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमतें हैं, ये मजदूर नहीं है। तो ये बता दें कि यकीनन आपकी जो बातें हैं, बल्कि हम देख चुके हैं कि आइलैंड के मसले पे वफाक ने आपके किसी भी एहतजाज का कोई नोटिस नहीं लिया, वो अपने जिद पे अपनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। स्टील मिल वाले मामले पे भी यही लग रहा है, ना तो वो आपकी मुद्रा की कमेटी को मानेंगे, ना ही मजदूरों के मुतालबे को मानेंगे रेस्टोरेशन की। तो आप लोग किस हद तक आगे जाएंगे? सिंध हुकूमत के हवाले भी नहीं करेंगे क्योंकि बकौल आपके कि ये जो है ज़मीनों पे इनकी नज़र है, तो ये कैसे मामला हल होगा? इसमें आप कहाँ किस हद तक जाएंगे इन मजदूरों के लिए? ये अभी तो मैं बैठ के आपको ये नहीं कह सकता ना कि हमने अगला कदम क्या करना है। अभी जो हम कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। हम इंतज़ार करेंगे कि वो बेहिस लोग क्या करते हैं। अगर असद उमर इस्तीफ़ा दे देता है, इन मजदूरों के साथ खड़ा हो जाता है, तो कम से कम मुझे होगा कि एक आदमी कम से कम निकल के आ गया। लेकिन ये मैं वाज़े तौर पर फिर कह रहा हूँ कि ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। इन मज़दूरों को अगर उन्होंने बहाल नहीं किया, इनके मसले को हल नहीं किया, एहतजाज करना इनका हक़ है, ये तो हम नहीं कर सकते कि वो एहतजाज से रोकें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं वज़ीर बाद में हूँ, मैं MPA बाद में हूँ, मैं एक ट्रेड यूनियन कारकुन पहले हूँ, तो मैं इस एहतजाज में इनके साथ खड़ा होऊंगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे और लोग भी खड़े होंगे। यार मैं एक गुजारिश करूं, जब मैं जवाब देता हूं तो पूरा सुन लिया करें। जब मैं उनको ये कह रहा था तो मैंने कहा कि सरकारी इदारों की मिल्कियत किसी के देने के हम ख़िलाफ़ हैं। जो ओनरशिप है वो रियासत के पास रहनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट आप किसी को देते हैं उस इदारे को ठीक चलाने के लिए, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और जिनकी आप मिसालें दे रहे हैं, हमने कोई एक इदारे की भी मिल्कियत किसी को नहीं दी है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट चलाने के लिए हैं। और आपका ये तासुर गलत है कि वो तबाह हो गए। काफ़ी जगहों पे बहुत बेहतरी आई है। भाई आप एक कमेटी के कन्वीनर भी हैं, आईटी के हवाले से कमेटी बनाई गई थी, अब तक वो कमेटी जो है उसका कोई सिस्टम पता ही नहीं चला। तो ये जो कमेटी बनी है, हमने आपको बताया था कि उस कमेटी की जो भी कार्रवाई होगी वो इन कैमरा होगी, और हम जब फाइनल करके चीज़ें आपके सामने शेयर कर देंगे। तो मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता हूँ कि हमने क्या किया है, हम कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये तासुर आपका गलत है कि उस कमेटी ने कुछ नहीं किया। हमने बहुत कुछ किया। एक मिनट, एक सेकंड जी जी। देखिए, पहले तो ये तो डिपेंड करता है ना कि वफाकी हुकूमत जो है वो किस तरह देना चाहती है। लेकिन शुरू का जो आज से कुछ बरस पहले की बात है, अब ये कहते हैं अगर 212 अरब रुपए के खसारे हैं, और अगर ये किसी को भी चले देना चाहें, मैं नहीं कहता, अब इससे मैं निकल जाता हूँ कि किसी प्यारे को किसी को भी देना चाहें, तो कोई भी शख्स इनसे 212 अरब रुपए की लाइबिलिटी के साथ तो नहीं लेगा।
लाइबिलिटी तो वफाकी हुकूमत क्लियर करेगी ना, उसको क्लीन करके साफ करके देगी। तो भाई जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये किसी के साथ बात करना चाहते हैं, जब हमारे सामने आएंगी चीज़ें तो फिर हम उनसे बात करेंगे। तो ये अभी कहना कि हम किन शर्तों पे लेंगे, लेकिन जिसको ये देना चाहते हैं वो शराइत सामने आए, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। पता नहीं आपके पास बात है, मेरे पास तो कहीं से नहीं है। आपने कहा कानून के हवाले से बात की, तो वफाक पे आपका का कानून लागू होता है, क्योंकि वो आइसलैंड से भी कब्जा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फिर उनकी निगाह यहाँ पे है, रेलवे पे नहीं है, यहाँ पे सिलमिल पे है, फिर PIA पे है, तो उन पर आपका कानून लागू होता है। आपका कानून तो पास कर दिया है, मगर उनका वो एहतराम ही नहीं कर रहे, तो ये तो सारा कब्जा करते जाएंगे, आप क्या करेंगे? चलें, वो तो हम करके दिखाएंगे आपको ना, लेकिन सिंध में कानून है वो हम नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। की तरह उनके जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो तबाह हो चुके हैं और 12 साल से आपकी हुकूमत है, तो वो तबाही होते रहेंगे या वो भी प्राइवेट होने के करीब चले जाएंगे, या कुछ उम्मीद रखें लोग कि यार कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि सैयद गनी साहब के बच्चे उन्हें। देखें, एक मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता हूं कि चीज़ें ख़राब हैं, वहाँ बिल्कुल इशूज़ हैं और हर जगह हैं, हर सूबे में, हर सेक्टर में है, सिर्फ यहाँ नहीं है। लेकिन चूँकि मैं पिछले कोई तकरीबन 9-10 महीने हो गए मुझे, इत्तफाक है बदकिस्मती हमारी के ज़्यादा दिन स्कूल बंद ही रहे उसमें, लेकिन अगर मैं पिछला रिकॉर्ड देखता हूँ तो पिछले कई बरसों में बेहतरी आ रही है। ठीक है, इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा पैसा दरकार है सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हम ठीक कर रहे हैं, और नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो इम्प्रूव होते जा रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। तो ये कहना कि हर चीज़ ही ख़राब है, ऐसा नहीं है, हम जा बेहतरी की तरफ रहें। अब ये कहना कि जी 12 साल में सारी चीज़ें नहीं हुई, तो अब वो मुसीबत ये है कि सारी बुराइयां हमारे हिस्से में आ जाती हैं ना, सब हम पे ही गिनते हैं। हमसे पहले जो मुसीबतें हमें मिली हैं उसको कोई काउंट ही नहीं करता, ना उनसे नए पूछती है, ना उनसे कोई और पूछता है, ना उनसे मीडिया पूछता है। बस 12 साल ही अटके में, 13वां साल किसी को याद नहीं आता है। एक मिनट यार, वो बेचारा एक मिनट, वो परेशान है। अगर आपकी ये कमेटी मसलों को बात करने में नाकाम रही तो क्या करेगी? यार अभी तो हमने शुरू किया है, आप अभी से आखिर पे पहुंच रहे हो, इंशाल्लाह ताला ये बहाल हो जाएंगे। कोर्ट से इजाजत लेकर इन मुलाजमीन को निकाला है, रात एक TV प्रोग्राम में उसने कहा है। यार मेरी देखें, मेरा ये उम्र वाला यही सवाल था, ये कि आप अभी तक सियासी जंग कर रहे हैं, कानूनी जंग आपने कोई नहीं की। आपकी अगर मिल्कियत है हुकूमत की ज़मीन, तो क्या आपने कोई कानूनी इक़दाम किया है, अदालत से रुजू किया है, कोई जुडिशल कमीशन का कोई मुतालबा किया है? मेरे भाई ज़मीन सिंध हुकूमत ने कोई कोर्ट के थ्रू तो नहीं दी थी ना, सिंध हुकूमत ने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू ज़मीन उनको दी थी, और अपने डिपार्टमेंट के थ्रू हम ज़मीन ले सकते हैं। कोर्ट में तो जब वो जाएंगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये तासुर जो है वो उसने पता नहीं आपसे क्या सवाल एक पूछा था आपके साथ ही, असद उमर वाला। देखें, मैं ऐसे गुजारिश करूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों को फैसले करने का हक़ है, वो करें। लेकिन अगर अदालत मुझे कहे कि जी 5000 आदमी नौकरी से निकाल दो, मैं तो नहीं निकाल सकता मेरे भाई। मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को रोज़गार दें, रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोज़गार दें। अगर अदालत कोई कहे भी कि जी लोगों को निकालना है, तो मैं समझता हूँ कि मुंतखब हुकूमत को उस केस को कंटेस्ट करना चाहिए। ये हज़ारों की तादाद में चीज़ें इस तरह नहीं हो सकती, एक आध लोग होते हैं, दर्जनों लोग होते हैं, कोई गलत भर्ती हो जाता है, उसके खिलाफ ठीक एक्शन करें। लेकिन आप ये कहें कि जी 5000 आदमी 10,000 आदमी अदालत ने कहा तो अब निकाल रहे थे, अदालत ने तो बहुत सारी और बातें कही, फिर सारी माने ना, फिर क्यों नहीं मानते हो? तो जो गलत काम करना है वो अदालत के कंधे पर रख देते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। बस अब क्या इस पर बात करें। बहुत शुक्रिया।